Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 15 December 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, टेरर चार्जेस इन्वोक्ड इन सिक्योरिटी ब्रीच केस. नाउ पार्लियामेंट में यहाँ पर कल क्या हुआ है उसके बारे में आप सभी को यहाँ पर पता है. सो पुलिस ने ये कहा कि ये जो एक्शन था है ना, ये पूरी तरीके से वेल प्लान्ड एक्शन था और जो ये पार्लियामेंट पर अटैक था पहले से इसमें प्लान किया गया है. अब तक इसमें जो 4 एक्यूज्ड हैं उन्हें यहाँ पर पकड़ा गया है और सेंड टू 7 डे पुलिस कस्टडी और उनको 7 दिन की पुलिस कस्टडी के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, भेजा गया है. और उसके बाद भी अभी ये कहा गया है कि इसमें जो टोटल 8 सिक्योरिटी पर्सनल्स थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है. कि मतलब कि ऐसा क्यों हुआ कि सिक्योरिटी यहाँ पर पूरी तरीके से ब्रेच हुई है. इसी के चलते यहाँ पर जिन लोगों को अभी यहाँ पर अरेस्ट किया गया है, जो भी एक्यूज्ड हैं, उनके ऊपर किसके कौन सा सेक्शन इन्वोक किए गए हैं, इन्वोक सेक्शन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट. तो यहाँ पर जो यूएपीए एक्ट है आपका, उसके अंदर जो टेरर एंटी टेरर लॉज है, जो आप सभी को इसके बारे में पता होगा कि यूएपीए क्या है. सो यूएपीए इज अ एंटी टेरर एक्ट है, एंटी टेरर लॉ है, जिसमें हम टेररिज्म को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. और कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा एक्शन जो हमें ऐसा लगता है कि टेररिज्म की तरफ क्या कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है ना, तो हम उसके तहत में इस लॉ का यूज करते हैं. तो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शंस को इन्वोक किया है और ये जो सिक्योरिटी ब्रीच का पूरा केस था उसमें टेरर चार्जेस को लगाया गया है. ओके, सो अभी इसमें इतना ही है. आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी. और इसमें ये कहा जा रहा है कि एक तरीके से टेरर लिंक था. क्यों? क्योंकि हमने ये देखा था कि पार्लियामेंट है हमारा, इंडिया का पार्लियामेंट है, वहां पर सिक्योरिटी का ब्रीच होना पहली बात तो ये. दूसरी बात, यहाँ पर कुछ दिनों पहले से ही यहाँ पर जो एक एक्यूज था उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक फोटो डाली थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ और उसमें वहां पर नीचे क्या लिखा था, मिसिंग लिखा था, प्लास्टर किया था मिसिंग का. तो ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से क्या था, आपका वेल प्लान था, सारी चीजें पहले से प्लान की गई थी और उसके बाद ये यहाँ पर एक्शन होता है. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 14th अपोजिशन एमपीज सस्पेंडेड फ्रॉम हाउस एमिड फेस ऑफ. अब देखिए ये यहाँ पर पूरा केस होता है पार्लियामेंट में और इसी के चलते जो अपोजिशन पार्टी है वो क्वेश्चन करती है ना, डिमांड करती है कि किस तरीके से, मतलब ये सिक्योरिटी का ब्रीच लोकसभा में हुआ कैसे, इसका हमें आंसर दीजिए. तो इसी के चलते यहाँ पर टोटल हम देखेंगे लोकसभा से 13 एमपी एंड राज्यसभा से हम यहाँ पर देखेंगे 1 एमपी. टोटल फ्रॉम बोथ द हाउस यहाँ पर आपके 14 एमपीज को फॉर द विंटर सेशन, जो आपका रेस्ट ऑफ द विंटर सेशन है स्केड्यूल है December 22, उसके लिए वहां पर क्या किया गया है, उन्हें यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है. ओके, सो इसमें सिर्फ इतना ही है, आपको अभी यहाँ पर ये याद रखना है. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, आप डिस्कस करते हैं पहले हमारा क्वेश्चन. सो आज का पहला क्वेश्चन है, ये आपका स्टैटिक पार्ट है, तो आप इससे यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पिट इंडिया एक्ट 1784. यहाँ पर हम सभी ने पिट इंडिया एक्ट तो जरूर पढ़ा होगा. अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो पॉलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर अगर आता है तो उसमें पिट इंडिया एक्ट के बारे में हमने पढ़ा होगा. उसके बाद जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें भी हमने पिट इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ा ही होगा. सो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. अब इसके रिगार्डिंग में आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड यू हैव टू टेल वेदर they are correct or incorrect. How many statements are correct and how many statements are incorrect? Now first statement saying Pitt India Act, Pitt's India Act was also known as Act of Settlement. क्या हम Pitt India Act को Act of Settlement के नाम से भी जानते हैं? Second question statement is it established a system of double government. क्या Pitt India जो आपका एक्ट आता है, ये जो एक्ट है आपका 1784 का, इसके आने के बाद ही आपका डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है वो स्टैब्लिश होता है. थर्ड वन इज ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उसका जो आपका कंपनी का पूरा अफेयर था और एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया का, उसका पूरा जो कंट्रोल था वो किसके हाथ में दे दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया था. तो इसमें से कितनी स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है. ओनली 1 स्टेटमेंट, ओनली 2, ऑल 3 एंड नन. सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है. वीडियो के एंड में आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर
यहाँ पर दिए जाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। सो फर्टिगेशन एग्रीकल्चर में जो होता है इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं ये हमें बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट इज कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो वाटर में अल्कलाइन नेचर होता है, इरिगेशन जो आपका इरिगेशन के लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए हम वाटर यूज करते हैं, तो उसका जो अल्कलाइनिटी होती है एक तरीके से उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से जो एसिडिटी होती है। इफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स इज पॉसिबल। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका रॉक फॉस्फेट है और जितने भी आपके अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं, इसका हम इफेक्टिव क्या रूप से क्या कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है। थर्ड वन इज इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन टू प्लांट इज पॉसिबल। यहाँ पर ये क्या कर सकता है, ये जो फर्टिगेशन होता है मेनली ये क्या कर देता है, आपका जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी है इसको इंक्रीज कर देता है। फोर्थ इज रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ज्यादातर ये क्या करता है, आपकी जो केमिकल न्यूट्रिएंट्स है उसको लीच कर देता है, उसको हटाने में ये क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। तो इसमें से कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये आप लोगों को कहाँ बताना है, कमेंट सेक्शन में। आपके पास ऑप्शन है 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, 2 3 एंड 4। ओके, सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप दोनों क्वेश्चंस के आंसर देंगे। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कब देंगे, वीडियो के एंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो आप एडिटोरियल सेक्शन में आएंगे, ये वाला जो आर्टिकल है साइड में आप यहाँ पर देख रहे हैं, कीपिंग इट रिलेवेंट, और ये जो आपका नेक्स्ट आर्टिकल है COP28 मैनी स्लिपरी स्लोप्स अहेड। नाउ नेक्स्ट पेज में हम मूव करते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे इज इंडिया डूइंग इनफ टू टैकल क्लाइमेट चेंज। ये तीनों आर्टिकल हम एक साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे, क्योंकि इन तीनों आर्टिकल में किसके बारे में डिस्कस किया गया है, आपके जो ये अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 यहाँ पर समिट यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। अब पहले हम इस आर्टिकल से यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग से दिया गया है कि सिंस 1995 व्हेन द फर्स्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यहाँ पर 1995 में क्या होती है, आपकी फर्स्ट मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस मतलब कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती है बाय द यूनाइटेड नेशन। उसमें पहले क्या होता था, ये जो ऑर्गेनाइज होता था एक हमें कैसा दिख रहा था, एक क्लोज डोर मीटिंग होती थी। मतलब जितने भी यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स थे, टेक्नोक्राट्स थे, तो एक तरीके से यहाँ पर क्या होता था, क्लोज डोर, एक तरीके हमने कहा कि एक रूम में जितने भी टेक्नोक्रेट्स हैं वो आपस में बैठकर यहाँ पर डिसीजन ले लेते थे, और इतना ज्यादा यहाँ पर बाहर के लोगों को पता नहीं चलता था, और डायरेक्टली वो एक्शन में आ जाते थे। उसके बाद अब हमने देखा कि 1995 में हमारी ये सिचुएशन थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, लेकिन नाउ वी आर इन 2023। आज के टाइम पर हमें हर एक बात पता चलती है कि आज ये बात बोली गई है समिट में, इस पर्सन ने यहाँ पर ये बात कही है, ये सारे एक्शंस यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम स्टफी क्लोज डोर मीटिंग people by bureaucrats and technocrats, they have morphed into carnivals। अब ये किस में चेंज होगा, आपका कार्निवाल में चेंज हो चुका है। ओके, सो पहले एक तरीके से वर्किंग ग्रुप था जिसमें मेनली जो हमारा एजेंडा ये था कि हम जो भी हमारा किस तरीके से हम सब्सिडीज यहाँ पे प्रोवाइड कर सके, क्लाइमेट जो सेक्रेटरीट है यहाँ पर सारी बातों की डिस्कस की गई। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर हमने ये देखा कि बट दिस हैज बीन अकम्पनीड बाय बर्जोगिंग ऑफ एक्टिविस्ट ग्रुप, इंडिजीनियस ग्रुप, बिग एंड स्मॉल बिजनेसेस, कंसल्टेंसीज, ट्रेडर, वास्ट मीडिया प्रेजेंस। तो अब धीरे धीरे हमें यहाँ पर हर एक सेक्टर से, हर एक फील्ड से लोग यहाँ पर क्या होने लगे, इसको अकम्पनी करने लगे हैं। आपके जो इंडिजीनियस ग्रुप है, जो भी आपके एक्टिविस्ट ग्रुप हैं, बिग एंड स्मॉल बिजनेसेस हैं, कंसल्टेंसीज हैं, ट्रेडर्स हैं, आपका जो वास्ट मीडिया प्रेजेंस है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। उसके बाद इट इज on the one hand fair to conclude that this is a welcome development, and due to the growing awareness of how anthropogenic climate change amplified by centuries of industrialization poses a existence threat to humanity। अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, पहले के टाइम पर तो हमें इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, है ना, कि क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेस का इतना ज्यादा एमिशन हुआ है, उसने आज के टाइम पर जो भी आपके इरिवर्सिबल इम्पैक्ट आपके हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है किसका है, ह्यूमन बीइंग का है। हमारी जो एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट जो एक्टिविटीज हैं,
इसके कारण क्या हुआ है, जो हमारी ह्यूमैनिटीज है उस पर एक तरीके से पूरा थ्रेट बना हुआ है। तो ये हमारा सालों से चला आ रहा है। अब धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में क्या हो चुकी है, अवेयरनेस हो चुकी है, लोग इसके बारे में अवेयर हो चुके हैं और अब इसमें वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। सो इसमें एट द एंड यही कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि 3 डिकेड्स टू सीओपी टू एक्नॉलेज दिस फैक्ट। यहाँ पर 3 डिकेड्स लग गए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को इस फैक्ट को एक्नॉलेज करने में कि जो मेन कल्प्रिट है आपका, है ना, जो आपका ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है, आपका कार्बन एमिशन हो रहा है और ये जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो मेन कल्प्रिट है यहाँ पर जितना भी आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसके कारण है। सो डोमिनेंट सोर्स ऑफ यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का क्या है, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जो है आपका मेन डोमिनेंट सोर्स है जहां से ग्रीन हाउस गैसेस का क्या होता है, आपका एमिशन होता है। उसके बाद अभी हम यहाँ पर देखेंगे आपका जो COP28 है, इसमें थोड़ी सी हमें ये सक्सेस मिली है कि हमारा जो लॉस एंड डैमेज फंड है, वी हैव रिसीव कमिटमेंट्स वर्थ $750 million एंड देयर फॉर चीयर्ड एज अ COP28 सक्सेस। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी सक्सेसफुल रही है कि क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है सबसे ज्यादा किसको मिलता है, डेवलपिंग कंट्रीज एंड जो छोटे छोटे हमारे आइलैंड नेशंस हैं। तो सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट हो रहा है इन नेशंस को हो रहा है। इसके लिए यहाँ पे लॉस एंड डैमेज जो फंड था, इसमें कोई भी फंड यहाँ पर अभी तक नहीं आ पा रहा था, बट अभी इसमें जो कमिटमेंट किया गया है कि वी विल जनरेट $750 million, तो ये कमिटमेंट यहाँ पर हुआ है। उसके बाद इसमें ये कहा जा रहा है कि साथ साथ यहाँ पर हम क्या करेंगे, मनी के साथ साथ यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी चैलेंज है, जिससे हमें फॉसिल फ्यूल को क्या करना है, खत्म करना है। फॉसिल फ्यूल का जो यूज है हमें खत्म करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, मनी चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए और साथ साथ यहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी की भी क्या है, जरूरत है। तो ये जब तक उन्हें नहीं मिलेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो it is a time that future meeting use the science to promote justice and equity and strengthen faith in what is now one of the few working multilateral processes। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इन फ्यूचर हमें क्या करना होगा, जो साइंस है ना, उसको प्रमोट करना होगा और इक्विटी यहाँ पर जो फेथ है उसको जनरेट करना होगा, स्ट्रेंथन करना होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, जो आपकी मल्टीलेटरल प्रोसेसेस वर्किंग ग्रुप है इसको स्ट्रेंथन कर पाएंगे। नाउ इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है अब कि मैनी स्लिपरी स्लोप्स अहेड। यहाँ पर आपका जो COP28 है, इसमें आगे जब हम बढ़ेंगे तो बहुत सारे स्लिपरी स्लोप्स हमें देखने को मिलेंगे। सो इसमें जो हमारा टारगेट क्या रखा गया है कि आप टारगेट की अगर बात करते हैं कि बेस्ड ऑन द ग्लोबल स्टॉक टेक review at COP28, countries would be required to submit raised emission reduction target by mid 2025 and for finalization at COP23। तो मतलब यहाँ पर जो आपकी 30th समिट होगी, है ना, यहाँ पर जो 30th समिट होगी, तो उसके लिए ये कहा जा रहा है कि हर एक कंट्रीज को मिड 2025 तक उन्होंने कितना यहाँ पर अपना टारगेट अचीव किया है, ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है इसको कम करने के लिए कितना जो टारगेट उसको अचीव किया है, इस पर फोकस करना होगा। उसके बाद इसमें ये कहा जा रहा है कि ग्लोबल स्ट्राइक और input report conveyed what is already known from all major scientific studies, that is the window of restricting global heating to 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसमें यहाँ पर रिपोर्ट भी रखी जाएगी कि हम किस तरीके से जो हमारा 1.5 डिग्री का है इसको हम यहाँ पर बना कर रखें, मतलब कि इसको इससे ज्यादा बढ़ने ना दे हमारे ग्लोबल अर्थ टेम्परेचर को। अब मेनली किस पर फोकस किया जा रहा है, यहाँ पर फॉसिल फ्यूल पर फोकस किया जा रहा है कि फॉसिल फ्यूल की अगर हम बात करते हैं तो 75% ऑफ जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है वो कहाँ से होता है, आपका फॉसिल फ्यूल से होता है। और जो भी आपकी 90% जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, फॉसिल फ्यूल से हुआ है। सो जो मेन फोकस है हमारा किस पर है, फॉसिल फ्यूल से है। लेकिन अभी यहाँ पर जो आपका COP28 हुआ है, जिसको यहाँ पर इसके जो प्रेसिडेंट कौन थे, सुल्तान अल जाबेर, यूनाइटेड अरब एमिरेट मिनिस्टर, हेड ऑफ द अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। तो ये ऑल्दो ये यहाँ पर इस समिट को क्या कर रहे थे, इसको हेड कर रहे थे, बट स्टिल हमने ये देखा कि वो क्या है, एक हेड है, वो एक CEO है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी की। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमने ये देखा कि इस समिट में हमने ये देखा कि बहुत सारे जो आपके मेंबर्स थे, है ना, वो ऐसे रीजन से आ रहे थे जो कोई ना कोई जो आपके ऑयल कंपनी है उसको यहाँ पर हेड कर रहे हैं। सो ऑन द पॉजिटिव साइड, ऑल 3 सक्सेसिव ग्लोबल स्टॉकेड ड्राफ्ट टेक्स्ट इकोड द GST इनपुट, फाइंडिंग दैट 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट would require deep, rapid and sustained reduction in global emission of 43% by 2030। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट है, इसे अचीव करना है, तो इसके लिए हमें एक डीप, रैपिड और सस्टेन डेवलप रिडक्शन की जरूरत होगी। तभी हम क्या कर पाएंगे, 2030 तक 43% एमिशन को कम कर पाएंगे, 35 तक हम यहाँ पर
60% एमिशन को कम कर पाएंगे और 50 तक हम 2050 तक हम हमारा जो नेट जीरो CO2 एमिशन है उसको कम कर पाएंगे। अदरवाइज इसके लिए हमें मेनली क्या चाहिए, डीप रैपिड और सस्टेन एक्शन की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है कि इस ड्राफ्ट में, यहाँ पे जो ड्राफ्ट साइन हुआ है आपका दुबई ड्राफ्ट में, यहाँ पर बहुत सारी जो डेफिनेशंस है उसमें लूज डेफिनेशंस है। लूज डेफिनेशन मतलब कि हमने पहले क्या बात करी थी कि फेस आउट है ना, हमने ये जो शब्द था, ये जो वर्ड था फेस आउट, इसको यहाँ पर लिया था, लेकिन फिर हमने इसे फेस डाउन किया, इसको चेंज किया गया, मतलब यहाँ पर इंडिया ने सजेस्ट किया और इस वर्ड को फेस आउट से फॉसिल फ्यूल जो फेस आउट था उसको फेस डाउन किया गया। लेकिन हम ये देखते हैं कि हर एक कंट्री में इस वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि while calling for phase out of unabated coal power, the door was left for low carbon fuels। अब यहाँ पे लो कार्बन फ्यूल्स क्या होते हैं, लो एमिशन टेक्नोलॉजीज यहाँ पर है, लो कार्बन हाइड्रोजन है, ट्रांजिशनल फ्यूल्स है। ये मेनली कहाँ यूज किए जाते हैं, यूरोप में एंड आपके USA में, ओके, फॉर टू डिस्क्राइब देयर नेचुरल गैस। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन के टर्म में ये जो ड्राफ्ट था बहुत ही ज्यादा लूज हमें दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर स्पेशल मेंशन किया गया है किसका, कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज का, विच इज नॉट अचीव्ड कमर्शियल वैलिडिटी हुज इवेंचुअल एमिशन सेविंग आर अननोन। तो यहाँ पर जो हम कार्बन कैप्चर की बात कर रहे हैं, फिर उसका यूटिलाइजेशन और स्टोरेज है, इसको भी यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, ये भी अननोन है। उसके बाद यहाँ पर हम ड्राफ्ट में देखेंगे कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट डेवलप कंट्रीज को यहाँ पर मतलब प्रोवाइड करना था, इसमें भी हमें बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटी दिखाई देती है। ऑल्दो यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया था कि 2020 तक ये कमिटमेंट था ड्राफ्ट में कि 2020 तक, पहले की बात कर रहे हैं हम इसमें, कि $100 बिलियन क्या किया जाएगा यहाँ पर 2020 तक जनरेट किया जाएगा, लेकिन इस पर भी कोई व्यू आपका नहीं आया इस ड्राफ्ट में। तो यहाँ पे बहुत सारे अभी हमें लेक्यूनास देखने को मिलते हैं। सो द डेलीगेट फ्रॉम समोआ रिप्रेजेंटिंग ऑल द आइलैंड नेशन, यहाँ पर बहुत सारे जो छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं, तो उसमें से जो समोआ आइलैंड है उन्होंने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट किया। अब उनका जो मेन कंसर्न यही है कि डेलीगेशंस वर आउटसाइड डिस्कसिंग द text when it was gravelled through in their absence and went on a spell out long list of objections। तो यहाँ पर उनके बहुत सारे अभी ऑब्जेक्शंस हैं। उन्होंने जो लैक्स एटीट्यूड है फॉसिल फ्यूल में, लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट अनाउंस किया गया है, तो इन सारी चीज़ों पर उन्होंने क्या किया, वॉइस को रेस किया है। इनमें बहुत सारी जो ट्रांजिशन अवे की बात की जा रही है फॉसिल फ्यूल की, तो इसके लिए यहाँ पर एक प्रैक्टिस की जरूरत है। अब यहाँ पर जो हमें टारगेट अचीव करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस का, ये जो गोल है कि हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर इससे ज्यादा हाई ना जाए, तो इसके लिए हमें एक फाइनेंशियल असिस्टेंट जो प्रोवाइड करना चाहिए था, स्केल अप होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। सो अ ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन वॉज लेफ्ट हाफ बैक, अ नंबर ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स वर नॉट फाइनलाइज्ड और अप्रूव। यहाँ पर बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी फाइनलाइज नहीं हुए हैं और ना ही अप्रूव हुए हैं। फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री वेंट बैंक हैप्पी, यहाँ पर जितनी भी आपकी फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज हैं वो फिर से एक तरीके से खुश हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर अभी कोई भी ऐसा नहीं हुआ है। एज डिड नॉट डेवलप कंट्रीज विच सक्सेसफुली डेल्ट येट अनदर blow against international equity and have again scared putting serious fund on the table। तो यहाँ पर अभी जो एक सीरियस फंड पुट करना चाहिए वो भी हमारे सामने नहीं आया है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 आपका COP28 हुआ है, इसमें बहुत मतलब कि कुछ सिर्फ एक ही चीज आपकी अच्छी हुई है। क्या अच्छी हुई है कि जो हमारा लॉस एंड डैमेज फंड है, जिसको हमने $75 मिलियन को जनरेट करने की बात की, ये हमारी थोड़ी सी इसमें सक्सेस रही है। उसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। अब इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया जा रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे, इन अ हिस्टोरिक फर्स्ट 198 सिग्नेटरी टू द 28th यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज एडॉप्टेड अ agreement to transition away from all fossil fuel as opposed to only coal as was agreed upon the 26। तो यहाँ पर ग्लासगो में हमने यहाँ पर क्या किया था, ये पहले से ही क्या किया था, अपोज किया जा रहा था कि जो ट्रांजिशन अवे जो एक एग्रीमेंट हो रहा है ऑल फॉसिल फ्यूल, इस पर हम एग्री नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो फेसिंग आउट ये लैंग्वेज यूज की गई थी, इसको हमने फेस इट डाउन किया था कि फेसिंग आउट से क्या होगा। देखिए हमें फॉसिल फ्यूल का एमिशन मतलब कि यूज कम करना है, ठीक है, बट उसके लिए हमें यहाँ पर एक प्रॉपर वर्ड का यूज करना होगा। अभी यहाँ पर हम मेनली किस वर्ड्स का, आपके पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स आएंगे जैसे कि ट्रांजिशन अवे, फेसिंग आउट, तो इन वर्ड्स को आपको याद रखना है कि अभी हमने मेनली किस पर फोकस किया है, ट्रांजिशन अवे पर फोकस किया है। अब इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि क्या इंडिया क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए क्या क्या कर रहा है, इनफ एक्शन ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो इसमें देखिए मेनली इंडिया भी यहाँ पर बहुत सारी हम देखेंगे, फेसिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। एनर्जी सिस्टम जो है, हम जो
कोल है उसका हम यूज कम कर रहे हैं। ऑल्दो अगर हम बात करते हैं इंडिया की, सो इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ लॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल। हम यहाँ पर इंडिया जो है आपका बहुत सारा जो 80% ऑफ इट्स पेट्रोलियम को हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। हमारी डिमांड जो पेट्रोलियम की बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, नियरली 50% ऑफ दी मोर ऑफ इट्स गैस डिमांड, हमारी जो गैस डिमांड है वो कितनी 50% है। तो यहाँ और जो हमारा कोल का भी डिमांड है वो बहुत ही साइजेबल अमाउंट पर है। सो गिवन दिस, it is in India's interest to see how it can bring together industry leaders and the financial system to channel resources to hasten the transition domestically and create jobs and industrial value add within the economy। तो यहाँ पर अब इंडिया के ऊपर सबसे बड़ा ये चैलेंज आ जाता है कि हमारा जो ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन फॉसल फ्यूल, है ना। मतलब कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज है वो फॉसल फ्यूल, आपका जो पेट्रोलियम गैस है और जो भी यहाँ पर गैस डिमांड है इस पर यहाँ पर फॉसल फ्यूल पर डिपेंड है। हमारा यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है यहाँ पर किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे, बहुत सारी जो जॉब्स है इस पर यहाँ पर डिपेंड करती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक PLI यहाँ पर परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव स्कीम है। इसके अंदर हम बहुत सारी जो किसकी बात कर रहे हैं, सोलार और बैटरी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो देखिए इंडिया के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग तो हो सकता है, लेकिन अगर हम प्रॉपर एक्शन लेते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं कि हमें फॉसल फ्यूल का एमिशन कम करना है, यूज कम करना है और हमें एक ट्रांजिशन फेज, हमें जो क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है की तरफ आगे बढ़ना है। तो हम मेनली अभी फोकस कर रहे हैं सोलार बैटरी टेक्नोलॉजी पर, मेनली यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। हाइड्रोजन गैस जो है हमारी, इस पर फोकस किया जा रहा है। LDF की बात करते हैं, सो हैज ओनली रेज $700 मिलियन व्हेन वी रिक्वायर ट्रिलियंस टू एड्रेस क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। अब देखिए जो हमारा लॉस एंड डैमेज फंड है उसमें सिर्फ कितना फंड रेज हुआ है आपका $700 मिलियन। लेकिन यहाँ पर जो क्लाइमेट इम्पैक्ट को एड्रेस करने के लिए हमें मिलियंस नहीं, हमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की क्या है जरूरत है, स्पेशली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। सो डेवलपिंग कंट्रीज स्टिल डू नॉट सीम टू हैव टू नो हाउ टू इफेक्टिवली डीकार्बोनाइज सेवरल ऑफ देयर सेक्टर्स। यहाँ पर आपकी हाफ ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि किस तरीके से वो क्या करें, यहाँ पर जो आपका डीकार्बोनाइजेशन है डिफरेंट सेक्टर्स में, उसको यहाँ पे इफेक्टली इंप्लीमेंट करें। सो यहाँ पर जो हमारा एम्बिशन है उसको हमें अगर अचीव करना है तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं इतने कम फाइनेंशियल असिस्टेंस में। ओके, सो इसमें एट द एंड बस यही है, पूरा इसमें फाइनेंस का दिया गया है कि कहाँ पर किस सेक्टर में कितना क्या लगता है। अगर हम सोलार PV सेक्टर की बात करते हैं तो इसका जो वैल्यू है 100 करोड़ रुपीस तक का आउटपुट यहाँ पर जाता है। ठीक है, तो इसमें जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं दे आर कॉस्टली, है ना। इनका अगर जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, सो इसका जो पूरा आउटपुट होता है बहुत ज़्यादा लगता है। और अगर उसके बाद यहाँ पर जो डोमेस्टिक डिमांड यहाँ पर अच्छे से नहीं हो पाती है तो वो ये हम चाह चले जाते हैं, यहाँ पर लॉस में चले जाते हैं। सो इंडिया इज एन अ catch-22 सिचुएशन ऑन फॉसिल फ्यूल वाइल एक्सेप्टिंग द कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर हम सिचुएशन को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। देयर एनीथिंग दैट इंडिया कुड डू मोर टू एड्रेस क्लाइमेट इम्पैक्ट। सो यहाँ पर क्या इंडिया के पास कुछ और एक्शन है कि हम क्लाइमेट चेंज को और ज़्यादा इस पर फोकस कर सके। ओके, तो देखिए इस आई होप अब आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑथेंटिसिटी इन द पोस्ट ऑथेंटिक वर्ल्ड। अब देखिए इस आर्टिकल में आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, मेनली इसमें डिस्कस ये कहा जा रहा है ऑथेंटिसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑथेंटिसिटी? ऑथेंटिसिटी मतलब हम किसी भी चीज की जो सच्चाई होती है, ट्रुथनेस होती है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये आपकी ऑथेंटिसिटी है, कितना ऑथेंटिक है ना। तो इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो किसके द्वारा यहाँ पर ड्रिवन है, बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर डीप फेक, आपके जो पोस्ट ट्रुथ है, आपकी जो रियल और फेक के बीच में एक बहुत बड़ा गैप बन चुका है। हम यहाँ पे व्हाट इज द रियल थिंग एंड व्हाट इज द फेक थिंग, इसमें इसके बीच में जो डिफरेंस है उसको आज समझ नहीं पाते। हमें रियल फेक चीजें भी आज के टाइम पर हमें रियल जैसी लगती हैं। तो इसमें बहुत सारा मैकेनिज्म जो है आपका इन्वॉल्व है, और इसमें ये बहुत ही इजी है कि आप किसी की भी जो फोटो है, पिक्चर है, उसको क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज एडवांस टेक्नोलॉजीज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो यहाँ पर इस टाइम पर हमारे सामने जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बना हुआ है कि ऑथेंटिसिटी, हम किसी चीज पर जो ऑथेंटिसिटी है, हमारी जो एक तरीके से कह सकते हैं सच्चाई है, जो ट्रुथनेस है, उसको हम कैसे यहाँ पर जो पोस्ट ऑथेंटिक वर्ल्ड है उसमें यहाँ पर लेकर आएंगे। सो आज का जो टाइम है, जो सोसाइटी वो किस में ट्रांसफॉर्म होती जा रही है, ट्रस्ट नो वन। हम किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर वेरियस आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं
जो फेक न्यूज़ है आप 2016 में यहाँ पर नवंबर 2016 में देखेंगे फेक न्यूज़ यहाँ पे कितना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, आपका आगे बढ़ता है। यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी थे, उनका जो फेक न्यूज़ था यहाँ पे किस तरीके से आगे बढ़ता है। 1890s में हम यहाँ पर देखेंगे कि ये एक तरीके से जो मुसलोनी है उन्होंने क्या किया था, ये अपने आप को, उनकी जो फोटो थी उनको यहाँ पर एक तरीके से मैनिपुलेट किया गया था। सो हमारे सामने 21st सेंचुरी में ये बहुत ही बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। ऑथेंटिसिटी, हमें किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, किस चीज़ पर फोकस नहीं करना चाहिए। सो टुडेज एआई अवतार्स आर एबल टू क्रिएट रियलिस्टिक लुकिंग ओपिनियन पेज आर्टिकल। यहाँ पर आज का जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अवतार्स है वो क्या कर सकते हैं, आपके रियलिस्टिक लुकिंग ओपिनियन जो पेजेस हैं उसको क्रिएट कर सकते हैं। फिक्शन पेंटिंग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपके प्राइज विनिंग फोटोग्राफ्स यहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक तरीके से हेजी लाइन है। सो इसमें ये कहा जा रहा है कि बट विल we still strive for authenticity and illuminating trustworthy future for mankind even when it seems like we are heading towards a despotism future which we would trust no one slightly। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे किस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर हम किसी पर भी क्या कर सकते हैं, भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो बस इस आर्टिकल में इतना ही था। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज अर्जेंट नीड टू कंट्रोल यूज ऑफ ई सिगरेट सेज WHO। यहाँ पर WHO ने ये कहा है कि जो ई सिगरेट्स आपके होते हैं यहाँ पर अब अर्जेंट नीड है कि हम इसे क्या करें, कंट्रोल करें। पहले ई सिगरेट क्या होते हैं आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर हम ई सिगरेट, ये आपके ई सिगरेट होते हैं, ठीक है। ये आपका डिस्पोजेबल सिगरेट है और ये आपकी ई सिगरेट्स होते हैं। तो मेनली ये क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है और इसको हम वेब भी कहते हैं। इसमें एक डिवाइस होती है जिसमें हम टैबेको को क्या करते हैं, इसकी स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका एटोमाइजर होता है, बैटरी होती है, कंटेनर होती है, कार्टिलेज होती है, जिसमें कार्टिलेज जो आपका कार्टिलेज होता है उसमें टैबेको को फिल किया जाता है। समटाइम्स इसमें लिक्विड भी फिल किया जाता है और जो इसमें बैटरी होती है इसका यूज करके हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। तो इसमें मेलिंग जो होती है इसको वैपिंग कहा जाता है। अब इसमें एक्चुअली ये होता है निकोटीन का यूज किया जाता है फ्लेवरिंग के लिए। यहाँ पर प्रोपेलिन, ग्लाइकोल एंड जो ग्लिसरीन है और निकोटीन का यूज किया जाता है। अब इसमें एक कंसर्न रेज किया जा रहा है, इसमें जो निकोटीन का यूज किया जा रहा है आगे बढ़ के इसके आपके बहुत ही हार्मफुल इंपैक्ट हमारी हेल्थ पर होंगे। जैसे कि बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है, धीरे धीरे आपको सडनली तो नहीं पता चलेगा कि इसका कुछ इंपैक्ट हो रहा है, बट धीरे धीरे जैसे आप बढ़ेंगे ये क्या करता है, कैंसर को कॉज करता है और जो हमारे हार्ट और लंग डिसऑर्डर्स हैं इसको ये रिस्क इंपोज करता है। तो इसी के चलते यहाँ पर WHO ने ये कहा है कि हमें अर्जेंट नीड है कि हम क्या करें, इसको कंट्रोल करें। ओके, सो देखियो न्यूज और आर्टिकल्स यहीं पर खत्म होते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पिट इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, ओनली 2। इसमें आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि आपका जो हम यहाँ पर बात करते हैं हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है दैट इज नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट नहीं कहते हैं। ऑल दो सेकंड दो आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर करेक्ट हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, ओनली 2। नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1, 3 एंड 4। आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होता है और आपके 3 यहाँ पर करेक्ट होते हैं। तो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, फर्टिगेशन क्या है। इसमें मेनली एक मेथड है जिसमें हम फर्टिलाइजर्स का क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, फर्टिलाइजर्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं विद इन द इरिगेशन वाटर। आपका जो इरिगेशन वाला वाटर होता है जिसके थ्रू हम सिंचाई करते हैं एक तरीके से, है ना, ड्रिप सिस्टम के थ्रू हम जो सिंचाई करते हैं, इरिगेशन आपका जो वाटर होता है उसमें फर्टिलाइजर्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो दैट सिस्टम इज नोन एज फर्टिगेशन, ठीक है। तो इसलिए आई होप आपको फर्टिगेशन की डेफिनेशन क्लियर होगी। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।